हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सीरीज। हम इसके अंदर देखेंगे स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सीरीज के अंदर टॉपिक शुरू करेंगे ड्यूअल बिहेवियर से। सो दिस इज एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सीरीज। और इस पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और जस्ट वीडियो के नीचे जहां वीडियो प्ले हो रही है उसके नीचे आपको एक बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक से हमने आज शुरू करना है दैट इज द ड्यूअल बिहेवियर, है ना। तो उस पे चलने से पहले एक चीज आपको बता दूं, कई स्टूडेंट्स के पास है ओल्ड एनसीईआरटी और कई के पास है न्यू एनसीईआरटी। तो जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है वो बोलते हैं मैम हमें नई बुक बाय करने की जरूरत है या नहीं है। तो कोई जरूरत नहीं है। जो पेजेस लाइक 4 पेजेस अगर आज हम पढ़ने वाले हैं या 5 पेजेस पढ़ने वाले हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा 4 या 5 पेजेस का। तो उससे क्या होगा, आप उसको डाउनलोड कर लो, कोई नई चीज दिखती है ऐड कर लो पेंसिल से, अदरवाइज फोटोस्टेट करवा के चिपका दो अपनी एनसीईआरटी पे, नई लेने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल बिहेवियर। अब क्वेश्चन ये राइज करता है ड्यूअल बिहेवियर होता क्या है। ड्यूअल वर्ड का मतलब होता है दो, यानी कि टू। दो तरह का जो बिहेवियर दिखाएगा, यानी कि जो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करेगा और जो कैसा शो करेगा, वेव लाइक बिहेवियर शो करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। आइए देखिए, इसके अंदर हम देखेंगे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में। वो क्या कहता है, द पार्टिकल नेचर, वो कहता है द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोस्ड अ डिलेमा फॉर साइंटिस्ट। क्या हुआ, जो पार्टिकल नेचर था लाइट का उसने ना साइंटिस्ट के लिए क्वेश्चन राइज करवा दिया, उनके दिमाग में हल्की सी डिलेमा, कंफ्यूजन से क्रिएट करवा दी। एक तरफ तो वो ये कहते हैं बी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया, और एक तरफ वो ये कहते हैं बी वो जो है ना वो लाइट की जो मतलब वेव लाइक नेचर होता है ना उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, वो हमें इंटरफेरेंस के बारे में नहीं बता पाए, डिफ्रैक्शन के बारे में नहीं बता पाए, मतलब कंफ्यूजन सी थी। देखो कैसे, ऑन द वन हैंड एक तरफ इट कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक तरफ तो उन्होंने इन दोनों कंसेप्ट को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन कर दिया, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, इट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द नॉन वेव बिहेवियर ऑफ लाइट, लेकिन ये वेव बिहेवियर ऑफ लाइट के साथ कंसिस्टेंट नहीं था, जो हमें किसके बारे में बताता है, जो हमें फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में बताता है। तो वो यही कहता है ऑन द वन हैंड इट कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पा रहा है, बहुत इजीली सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन कर पा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द वेव लाइक प्रॉपर्टी, वेव लाइक जो हमारी वेव बिहेवियर है लाइट का वो उससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो हमें फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अबिट कंफ्यूजन दे रहा था। The only way to resolve the dilemma was to accept the idea। देखो अब इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही सॉल्यूशन था, अभी आप ये एक्सेप्ट कर लो भी लाइट की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। लाइट possesses both particle and wave like properties, यानी कि लाइट हैज ड्यूअल बिहेवियर, यानी कि लाइट का क्या है, ड्यूअल बिहेवियर है। तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, वो ये कहता है। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं उस पर डिपेंड होकर देखते हैं, वी फाइंड दैट, हम ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं भी लाइट क्या है, बिहेव करता है आइदर एज अ वेव और एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। लाइट किसकी तरह काम करेगा, या तो एक वेव की तरह काम करेगा जो प्रोपेगेशन शो करती है, या फिर अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह काम करेगा जो आकर क्या है किसी सरफेस पे हिट हो रही है। तो वो अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह बिहेव भी कर सकता है, यानी कि पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी भी दिखा सकता है और वो वेव लाइक प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है। Whenever radiation interacts with matter, अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, whenever radiation interacts with matter, it display particle-like properties in contrast with wave-like properties, ठीक है, which it exhibits when it propagates। वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, रेडिएशन जो गिर रही है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज स्पेस कैन ऑक्यूपाई एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। तो आप ये चीज देखिए, एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस। तो क्या होता है भी, वेव लाइक प्रॉपर्टी भी वो शो करता है। अब जब रेडिएशन जो गिरती है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी भी दिखाएगी और साथ ही साथ वो उसके साथ वेव लाइक प्रॉपर्टी की भी कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगी, इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन करेगी, डिफ्रैक्शन को भी करेगी जब वो प्रोपिगेट करेगा। तब आगे देखिए,
This concept was totally aligned to the way that scientists thought matter and radiation, and it took them a long time to become convinced for the validity. मतलब इनको बहुत टाइम लगा ये देखने में भी जब रेडिएशन की इंटरेक्शन मैटर के साथ होती है तो दो प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है, एक वेव लाइक, एक पार्टिकल लाइक. It turns out, you shall see later, that some microscopic particle, बाद में आप देखोगे कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी शो करते हैं. ड्यूअलिटी मतलब दोनों प्रॉपर्टीज, ड्यूअलिटी मतलब ड्यूअल प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज, कौन सी, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक. तो फाइनली ये इनका जो क्वेश्चन था भी, क्या वो एक तरह की प्रॉपर्टी शो करते, तो वो दो तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं और वो बहुत टाइम के बाद फिक्स भी हो गया. ठीक है भी, हाँ वो दो तरह की प्रॉपर्टी शो करता है. तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इन प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं. सो स्टूडेंट्स फटाफट से उस पैराग्राफ को रीड कर लीजिए. अगर किसी को उस पैराग्राफ में प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज अलग से बताई है, वेव लाइक अलग से बताई है, तो आप वहां जाके उसे देख सकते हो, फिर इसे स्टडी करिएगा. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम 2.6 क्या है. कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन whose frequency is 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज. आपने क्या करना है, एनर्जी निकालनी है. क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है. किसकी निकालनी है, 1 मोल ऑफ फोटॉन की निकालनी है. पहले आप 1 फोटॉन की निकालेंगे एनर्जी. 1 फोटॉन की निकालने के लिए फॉर्मूला होता है hc/λ या फिर hν. एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ या फिर hν. यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम ये वाला लगाएंगे, E is equals to hν. अब स्टूडेंट्स h क्या होता है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट. h क्या होता है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड. ठीक है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी की हमें दे रखी है कितना है, 5 इंटू 10 की पावर 14 जो कि क्वेश्चन में दिया है. आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड आगे देखिए. अब मैंने बोला पहले हम 1 फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. 1 फोटॉन की एनर्जी देखिए, E इज इक्वल्स टू hν लगाएंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इनटू फ्रीक्वेंसी जो हमें दे रखी है, यहां से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी कितनी, एनर्जी आएगी 1 फोटॉन की. लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है एनर्जी निकालिए 1 मोल ऑफ फोटॉन की. किसकी हमें उसने बोली है, 1 मोल ऑफ फोटॉन की. स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ फोटॉन की निकालनी है तो उसे मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से. हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से, तो वो 1 मोल ऑफ फोटॉन की आ जाएगी. तो एनर्जी जो कि ऊपर आई उसे 1 मोल ऑफ फोटॉन से मतलब 1 मोल की निकालनी है तो उसे एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहां से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 199.51 किलो जूल पर मोल. क्या आ गया, अब ये एनर्जी आ गई 1 मोल ऑफ फोटॉन की. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए. अब आती है प्रॉब्लम 2.7. प्रॉब्लम 2.7 क्या कहता है, 100 वॉट बल्ब, एक बल्ब है, वॉट क्या होता है, वॉट होता है पावर, वॉट क्या होता है पावर. ऊपर वाले क्वेश्चन होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा. पहले मैंने 1 फोटॉन की निकाली, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1 मोल ऑफ फोटॉन की निकालने के लिए उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया. प्रॉब्लम 2.7 देखो, 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमैटिक लाइट. एक 100 वॉट का बल्ब है जो मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है वो उसे एमिट कर रहा है. क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब. अब आपने ये बताना है भी कितने फोटॉन्स एमिट हुए हैं पर सेकंड उस बल्ब से. तो देखिए कैसे करना है. पहले तो वेवलेंथ आपको दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर. इसे कन्वर्ट कर लो मीटर्स में. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -9 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब आपको क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले आप एनर्जी निकालो 1 फोटॉन की. एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू hν या फिर hc/λ. यहाँ पर हमें वेवलेंथ दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल्स टू hc/λ वाला. h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, c होता है स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय हमारा वेवलेंथ. वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर. हमने मीटर में कन्वर्ट किया. इसे सॉल्व करेंगे तो 1 फोटॉन की एनर्जी आ जाएगी. अब वो पूछ रहे कितने फोटॉन्स एमिट हुए हैं, तो पावर डिवाइडेड बाय जो आपकी एनर्जी 1 फोटॉन की आई है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 1 फोटॉन की एनर्जी. ये क्या टोटल एनर्जी या टोटल पावर में कहूं, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 1 की एनर्जी कितना बता देगा, ये हमें बता देगा टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स. तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड कितने आ गए, 2.012 इंटू 10 की पावर 20 पर सेकेंड. सिंपल सा क्वेश्चन था, टोटल की दे रखी थी, 1 की निकाल ली, तो टोटल में से अगर 1 को डिवाइड कर दोगे तो बाकी सारे टोटल नंबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे. अब स्टूडेंट्स फटाफट से वीडियो को पॉज करके ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चंस है उन्हें फटाफट से देखिए. अब हम चलने लगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2.8, प्रॉब्लम 2.8 की तरफ. क्या क्वेश्चन है देखिए,
व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये कोई सरफेस है, देखो इस पे ये फॉल कर रही है, आगे देखो, ठीक है, और वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, इसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, ये इस पे फॉल कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, सोडियम का सरफेस है ये, इस पे फॉल कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, यहां से क्या हो रहा है, अब देखो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, यहां से ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, यहां से क्या हुआ, जैसे ही सरफेस पे फॉल हुआ ना, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो इलेक्ट्रॉन की जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो है 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, भी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। सेकंड चीज, कितनी मैक्सिमम, ये जो वेवलेंथ हमने घेरी है, कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ दे जिससे सीधा क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाए, जिससे सीधा क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है एनर्जी हमें 300 नैनोमीटर वाले फोटोन की निकालनी है, हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है hc/λ। एनर्जी निकालते हैं, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, c होता है स्पीड ऑफ लाइट, और ये क्या है, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 300 नैनोमीटर वेवलेंथ को। यहां से हमने एनर्जी निकाल ली फोटोन की। अब आप 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी निकालेंगे। 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स उसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। तो यहाँ से 1 मोल ऑफ फोटोन की भी एनर्जी आ गई। अब क्वेश्चन क्या राइज करता है, देखो मैंने 1 मोल ऑफ फोटोन की क्यों निकाली, इसका रीजन है हमें मिनिमम एनर्जी बतानी है जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा दे सोडियम से, इसलिए हमने उसको 1 मोल में कन्वर्ट किया, वरना जरूरत नहीं थी। अब देखो उसने पहले क्वेश्चन में बोला मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, इसलिए मोल्स में कन्वर्ट किया था। तो जब हम क्या करेंगे, जो हमारी ऊपर आ गई एनर्जी माइनस जो हमें दे रखी है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम एनर्जी आ जाएगी जो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को सोडियम के सरफेस से रिमूव करवा देती है। वो कितनी आ जाएगी, 2.31 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगी। अब ये क्या आई, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की आई। अब हम निकालेंगे मिनिमम एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो एनर्जी आ गई डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, उसे एवोगाड्रो नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मिनिमम एनर्जी आ जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन की। अब आप कहोगे मैम इसमें 1 मोल ऑफ फोटोन की क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि उनकी यूनिट देखो जूल पर मोल है, मतलब मोल्स की बात कर रहे हैं। और जो हमने फाइनल आंसर निकाला है मिनिमम एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी यूनिट देखो जूल्स है, पर मोल नहीं रह गया। तो मोल्स में आंसर दे रखा था, जो हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है, काइनेटिक एनर्जी जो हमें दिया वो जूल पर मोल में था, मोल को हटाने के लिए इसलिए हमने उसको ऐसे किया। तो अब हमने क्या किया, मोल को हटाने के लिए उस एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, हमारे पास मिनिमम एनर्जी आ गई। नेक्स्ट पार्ट है मैक्सिमम वेवलेंथ, E इज इक्वल्स टू hc/λ होता है। E की वैल्यू यहां से निकाल ही ली है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, hc की वैल्यू का हमें पता है। तो जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, हमारा h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, c होती है स्पीड ऑफ लाइट, डिवाइडेड बाय हमारी एनर्जी क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी, और वेवलेंथ आ जाएगी 517 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, 517 नैनोमीटर आ जाएगी। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब आता है क्वेश्चन 2.9। अगर इसमें से किसी में डाउट लग रहा है तो प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर है ना ग्रीन बोर्ड वाले, वो जाकर देख लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आता है स्टूडेंट हमारा प्रॉब्लम 2.9। क्या क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि V0 होती है एक मेटल की, आपको दे दी है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन अ रेडिएशन ऑफ इतना फ्रीक्वेंसी हिट्स द मेटल। ये मेटल है, इस पे एक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी उसने हमें दे दी है 1 इंटू 10 की पावर 15 हिट करती है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ से इजेक्ट होगा ना वो कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना कैलकुलेट करने का, वो होता है h इंटू v माइनस V0। v होता है फ्रीक्वेंसी, V0 होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू v हमारी क्या है 1 इंटू 10 की पावर 15 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 7 इंटू 10 की पावर 14। इस सारे को सॉल्व कर लोगे डियर स्टूडेंट्स, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आंसर आपका आ जाएगा 1.988 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। क्या आ जाएगा 1.988 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। तो इस प्रकार से हमारे प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलने लगे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। उस पे चलने से पहले फटाफट से वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई कीजिए। मेरी बात मानिए अभी कर लोगे तो साथ के साथ क्लियर होता जाएगा, वरना बाद में पेंडिंग हो जाएगा। फटाफट से उसको पॉज करके वीडियो को सॉल्व कीजिए। क्या टॉपिक है आइए देखते हैं। एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हम स्टडी करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में इसके अंदर। आइए देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। देखिए
द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम थ्रू विच इट पासिस। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि जो स्मॉल सी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उस जिस मीडियम से वो पास कर रहा है उस मीडियम की नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट पे वो कहता है अ बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसको समझाने के लिए एक डायग्राम दिखाती हूँ, देखो इधर, देखो बेसिकली क्या, मान लो आपके पास कोई क्या है, एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, वो किसी मीडियम से पास करती है, तो वो क्या करेगी, या तो वो मतलब उस ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, मतलब स्ट्रेट आ रही थी तो ऐसे हो जाएगी, या फिर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, या फिर वो ऐसे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो क्या होता है, देखो क्या होता है, इधर देखो दोबारा से, मैंने बोला यहाँ पर, ये देखिए कहां पर है, हम ये रहा, जैसे ही मैं बोलती हूँ भी स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, उस मीडियम पे डिपेंड करती है जिससे वो पास होती है, पहली लाइन वो ये कह रहा था। इसके कारण हम ये कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड या फिर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ऐसे आ रही थी अपनी ओरिजिनल पाथ से, रिफ्लेक्ट हो जाएगी या डेविएट हो जाएगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम क्रॉस करती है। देखो एज अ रिजल्ट बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, डेविएट होती है या रिफ्लेक्टेड होती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या डेविएट हो जाएगी। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, वो कहता है जब व्हाइट लाइट को हम, देखो क्या होता है बेसिकली, एक प्रिज्म होता है, मान लो प्रिज्म से हमने व्हाइट लाइट को पास करवाया, देखो व्हेन इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है ना, बेंड्स मोर, वो ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द वेव विद लॉन्गर वेवलेंथ। देखो ये आ स्ट्रेट रहा था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे शॉर्टर वेवलेंथ से हो गया स्प्लिट, और ये देखो ये बहुत ही ज्यादा डेविएट हो गया, तो ज्यादा डेविएट होगा तो उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी, कम डेविएट होगा तो उसकी क्या होगी, लॉन्गर वेवलेंथ होगी, ठीक है। इसको एक बार इरेज करती हूँ, देखो मैं आपको यहाँ पढ़ के दिखाती हूँ क्या लिखा है। हाँ जी, देखो ध्यान से देखना इस चीज को, यहाँ पर वो देखो इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, जब प्रिज्म से पास होती है, जिस वेव की छोटी वेवलेंथ होती है वो ज्यादा बेंड करती है एज कंपेयर टू जिस वेव की ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है, जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा बड़े एंगल से क्या होगी, डेविएट होगी। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, सिंस ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विद ऑल द वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन, वो कहते हैं जो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट होती है ना, जब वो प्रिज्म को हिट करती है ना तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है जो कि हमें विजिबल होते हैं। तो अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स, व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है कलर्ड बैंड्स में, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। द लाइट ऑफ द रेड कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड कलर की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है एंड इज डेविएटेड द लीस्ट, तो वो थोड़ा सा डेविएशन शो करता है, क्योंकि ऊपर अभी हमने पढ़ा जिसकी सबसे लंबी वेवलेंथ होती है वो थोड़ा सा डेविएट करता है, जिसकी छोटी वेवलेंथ होती है वो ज्यादा डेविएट करता है। रेड लाइट की लंबी वेवलेंथ होती है तो वो छोटा सा डेविएट करेगा, लेकिन जो ब्लू लाइट होती है ना डियर स्टूडेंट, सॉरी वॉयलेट लाइट जो होती है ना, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होती है, वो ज्यादा डेविएट करती है, वो क्या करती है, ज्यादा डेविएट। विबग्योर होता है ना, तो उसमें वॉयलेट की छोटी वेवलेंथ होती है और जो हमारा रेड होता है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। वॉयलेट की छोटी वेवलेंथ है, वो छोटे मतलब वो क्या करेगा, ज्यादा डेविएट करेगा, लेकिन हमारा जो रेड है उसकी लंबी वेवलेंथ है तो वो थोड़ा सा मतलब डेविएट करेगा अपने एंगल से। आगे देखिए, द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट दैट वी कैन सी, जो हम देख सकते हैं व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, वो कहां से कहां रीच करता है, वो वॉयलेट से लेकर रेड तक होता है। विबग्योर है, वॉयलेट से लेकर रेड तक होगा। वॉयलेट का जो होता है फ्रीक्वेंसी 7.50 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज होती है और रेड की होती है 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये जो स्पेक्ट्रा बनता है, मतलब विबग्योर वाला हमें देखने को मिलता है, इसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा मतलब एक लाइट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज वॉयलेट मर्जेस इनटू ब्लू, वॉयलेट क्या है वो ब्लू में मर्ज हो जाएगा, ब्लू क्या है वो ग्रीन में हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब वो कॉन्टिन्यूटी है, ये नहीं भी बीच में कोई स्पेस देखने को मिल रही है, नहीं, एक कलर के बाद दूसरा, दूसरे में मर्ज, तीसरा तीसरे में मर्ज, चौथा चौथे में मर्ज, ऐसे हो रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहलाता है। A similar spectrum is produced when a rainbow forms in the sky। ऐसा ही स्पेक्ट्रम हमें रेनबो में देखने को मिलता है, अभी एक कलर दूसरे में मर्ज है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, ऐसे। Remember that visible light is just a small portion of electromagnetic radiation। वो कहते हैं जो visible light होता है ना, वो electromagnetic radiation का एक छोटा सा ही पोर्शन होता है। आगे देखिए, When electromagnetic radiation interacts with matter, जब क्या होता है, देखो ये ध्यान से आपको इस पॉइंट को समझना होगा। When electromagnetic radiation interacts with matter, एटम मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रीच टू हायर लेवल। यहाँ देखिए, आपको ये चीज समझाती हूँ मैं।
एक डायग्राम से पता चलेगा आपको ये क्या होता है। देखो ये होता है हमारा ग्राउंड लेवल, ये होता है हाईएस्ट एक्साइटेड लेवल, ये होता है एक्साइटेड लेवल, एक्साइटेड एनर्जी लेवल कहते हैं इसे, और इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन, यहां ध्यान से देखिएगा, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा यहां पर, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट्स विद मैटर, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किससे इंटरैक्ट करता है, मैटर के साथ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब एनर्जी, देखो ये एटम मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो वो ग्राउंड स्टेट से एक हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जैसे ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, कब करेंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्शन शो करेगी, उस टाइम पर एटम और मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और कहां चले जाएंगे, हायर एक्साइटेड स्टेट में। विद हायर एनर्जी जैसे ही वो ऊपर पहुंच गए, देयर इज एन अनस्टेबल स्टेट, वो अनस्टेबल होते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। तो जब वो वापस आते हैं वो रेडिएशन को एमिट करते हैं वेरियस रीजन्स में, वो क्या करते हैं, उसको एमिट करते हैं। तो डायग्राम में समझ आ गया, जब वो ग्राउंड से एक्साइटेड जाएंगे यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एटम मॉलिक्यूल, तो वो एक्साइटेड हायर स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, इसलिए नीचे आने के लिए उन्हें एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी और वो डिफरेंट रेडिएशन से एनर्जी को एमिट करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो टर्म आता है वो आता है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हमें ये भी समझ आता है एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। एमिशन मतलब एमिट करना, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, तो हम समझेंगे इसको। देखिए, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस, एक स्पेक्ट्रम रेडिएशन की जो एक सब्सटेंस निकालता है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, इसमें से कुछ रेडिएशन बाहर निकल रही है, तो ये रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है, दैट इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। ये क्या कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है। अभी इसके पास जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी थी ये उसको एमिट कर रहा है, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। अब देखो क्या होता है, अगर आपने एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी, आप एक्साइटेड स्टेट पे चले गए तो वो एक्साइटेड कहलाएंगे। फिर जब आप एमिट करके क्या आ जाओगे, ग्राउंड स्टेट पे आ जाओगे। टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रा, एनर्जी सप्लाई टू अ सैंपल। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट पे जाना, उसे करने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है। टू देखिए, प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रा, एनर्जी सप्लाई टू अ सैंपल बाय हीटिंग और रेडिएटिंग इट विद वेवलेंथ, ठीक है। एज द सैंपल गिवन अब द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इट इज रिकॉर्डेड, जैसे ही वो एनर्जी देगा वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है एमिट करना, एब्जॉर्प्शन का होता है एब्जॉर्ब करना। देखो यहाँ पर ध्यान से, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस दैट इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जिसकी पास एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है और वो एमिट कर रहा है रेडिएशंस को, वो एमिशन स्पेक्ट्रा है। यहाँ पर देखते हैं अब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में, वो क्या बोलता है। देखिए, a continuum of radiation is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelength. The missing wavelength which corresponds to the radiation absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuous spectrum. आपको ना जैसे स्पेक्ट्रम, मैंने क्या बोला था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक के बाद दूसरा मर्ज हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा कलर। अब आपको यहाँ पर अगर बीच में डार्क स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं ना, तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं कहलाता। आगे देखिए, द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि आगे जाकर एमएससी में एक सब्जेक्ट भी है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो क्या कहते हैं, ये जो इनकी स्टडी होती है एमिशन की, एब्जॉर्प्शन की, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इसको मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, मैंने ना इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ग्रीन बोर्ड पे, तो वहां से अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगी इस टॉपिक का, ग्रीन बोर्ड वाले का भी, जैसे कई बार किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा होता तो वहां से देख के इसे एनसीईआरटी रीड कीजिए, फटाफट से क्लियर हो जाएगा। The spectrum of visible light as discussed above was continuous as all the wavelength of the visible light are represented in the spectra, क्योंकि सारे स्पेक्ट्रा के अंदर हमें दिख रहे थे और वो continuous था। The emission spectra of atoms in the gas phase on the other hand do not show a continuous spread of wavelength from red to violet। पता है क्या होता है, जो एमिशन स्पेक्ट्रा एटम का गैसियस फेज में ना, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा शो नहीं करता, वो जगह जगह पे डार्क स्पेसेस शो करता है, जिसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जिसे क्या बोला जाता है, लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बिकॉज द एमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा, क्योंकि जो एमिटेड रेडिएशन है वो जितनी ब्राइट लाइंस होगी ना, उतनी मतलब हमें ये पता चलता है कि कितनी रेडिएशन एमिट हुई है। अब देखिए क्या आता है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं ना, तो स्पेक्ट्रा हमें बहुत हेल्प करता है। हर एलिमेंट का यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, हर एटम का अलग अलग, एलिमेंट का अलग अलग होता है।
The characteristic lines in atomic spectra can be used in chemical analysis to identify unknown atoms. अब मान लो हमें अननोन एटम को आइडेंटिफाई करना है तो हम स्पेक्ट्रा की हेल्प से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोगों में फिंगरप्रिंट्स का यूज करते हैं, फिंगरप्रिंट से बता सकते हैं ना ये इंसान का ये डीएनए है, ये इंसान ये है। सिमिलरली किसी अननोन एटम को आइडेंटिफाई करना है तो स्पेक्ट्रा हेल्प करता है। The exact matching of lines of the emission spectrum of atoms of a non element with the lines of an unknown element quickly establishes the identity of the later। मतलब एक नॉन एलिमेंट से हम अननोन एलिमेंट की भी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बुन्सन वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू यूज लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइन स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल किया। एलिमेंट्स लाइक रुबीडियम जिसे आरबी कहा जाता है, सीजियम सी से डिनोट करते हैं, थेलियम टीएल, इंडियम आयन, गैलियम जीए और स्कैंडियम were discovered when the minerals were analyzed by spectroscopic method। इनको डिस्कवर कब किया गया था, जब इनके मिनरल्स को एनालाइज किया गया था स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की हेल्प से। जो एलिमेंट हीलियम है ये भी डिस्कवर किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की हेल्प से क्या किए गए, इस्टेब्लिश किए गए, डिस्कवर किए गए। सो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हम वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा वैसे तो था, मतलब लाइक मैं कहूँ भी थ्योरी वाला था, कुछ खास था नहीं, लेकिन इसमें जो चीजें हैं जैसे स्पेक्ट्रा के बारे में समझना है तो उसकी वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार उस पर भी रिव्यू ले लीजिएगा तो टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।